Bismillahirrahmanirrahim. It's me Muhammad Rizwan. Today we are going to study Coulomb's law. चार्ल्स कूलम ने टॉरियन बैलेंस को यूज़ करते हुए दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड को मेजर किया और उसने अपना एक लॉ पेश किया जिसको हम कहते हैं कूलम्स लॉ। इस लॉ की स्टेटमेंट को अगर देखें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि लेट हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस R है। तो फिर इस लॉ के मुताबिक जो फोर्स होगी इन चार्जेस के दरमियान वो प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि F प्रोपोर्शनल होगी Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो ये बनेगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट लगा दिया। अब हम इस फोर्स को अगर वेक्टर फॉर्म में देखना चाहते हैं, लेट हम ये देखना चाहते हैं कि Q1 Q2 पे कितनी फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे F वेक्टर फॉर्म में। लेट हम ये कहते हैं कि 1 जो है वो 2 पे जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वो F12 है, तो वो होगी F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और इस फोर्स को हम डायरेक्शन देंगे। वो डायरेक्शन क्या होगी, वो डायरेक्शन हमारे पास इस फोर्स की डायरेक्शन जो Q1 Q2 पे लगा रहा है वो उसकी क्या डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस होगी, यानी कि जो लाइन इन दो चार्जेस को ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग होगी। इसी तरह अगर हम Q2 चार्ज की वजह से Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसको देखना चाह रहे हैं तो वो क्या होगी, F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और इसके साथ यूनिट वेक्टर R इंटू 21 आ जाएगा। अब अगर हम ये देखें, लेट Q1 के लिए हमने यूनिट वेक्टर R12 ड्रा किया था। Q1 से जो डायरेक्शन हमने Q2 की तरफ शो की थी वो R12 से शो की थी। इसी तरह अगर हम Q2 से Q1 की तरफ फोर्स देख रहे हैं तो हमें यहाँ से यूनिट वेक्टर R21 ड्रा करना पड़ेगा। अब अगर इन दोनों यूनिट वेक्टर्स को देखें, डायरेक्शन इनकी क्या है, एंटी पैरेलल है। मैग्नीट्यूड क्या होता है यूनिट वेक्टर का, 1 होता है, यानी कि R12 का मैग्नीट्यूड और R21 का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि R यूनिट वेक्टर 1 2 इक्वल है माइनस टाइम R यूनिट वेक्टर 2 1 के। अब अगर हम अपनी इन इक्वेशंस को देखें, ये जो इक्वेशंस हमने लिखी थी, एक चार्ज Q1 की वजह से जो फोर्स लग रही थी और एक चार्ज Q2 की वजह से जो फोर्स लग रही थी, इन दोनों इक्वेशंस में अगर हम गौर करें, ये जो फैक्टर है और ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर सेम है, यानी कि इक्वल्स हैं। फिर जस्ट ये फैक्टर्स रह जाते हैं, और ये फैक्टर्स अगर हम देखें, एक जो है वो माइनस टाइम है सेकंड के। फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास फोर्स ड्यू टू Q1 थी F12, ये इक्वल होगी माइनस टाइम फोर्स ड्यू टू Q2, यानी कि F12 में यहाँ पे लिख देता हूँ, F12 वेक्टर इक्वल होगा माइनस टाइम F21 के। यानी कि ये दो फोर्सेस जो दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, ये असल में एक्शन रिएक्शन पेयर है या एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं। इसका मतलब यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ओबे हो रहा है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था तो एक कांस्टेंट K लगाया था। इस कांस्टेंट K को कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं, और इस कांस्टेंट K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है, ये असल में परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी क्या चीज़ है? परमिटिविटी असल में मीडियम की प्रॉपर्टी है जो दो चार्जेस के दरमियान फोर्सेस को अफेक्ट करती है। यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम which affects the magnitude of force between two charges। यानी कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है उसको अफेक्ट करती है ये प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं परमिटिविटी। या फिर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रेजिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। दो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी मटेरियल की, वो प्रॉपर्टी जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट करे या रेजिस्ट करे उसको कहते हैं परमिटिविटी। यहाँ पे फ्री स्पेस या वैक्यूम की वजह से जो परमिटिविटी होती है उसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसको एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। अगर ये वैल्यू हम अपनी इस इक्वेशन में पुट कर दें यहाँ पे, तो के की वैल्यू क्या बन जाएगी? जब हम एप्सिलॉन नॉट की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो के की वैल्यू तकरीबन बनती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये के की वैल्यू बन जाती है। अब ये वैल्यू ऑफ के किस चीज़ पे डिपेंड करती है, यानी कि ये वैल्यू किस फैक्टर की वजह से चेंज हो सकती है? तो याद रखने ये ईटा के हवाले से पॉइंट है। वैल्यू ऑफ के किस चीज़ पे डिपेंड करती है? ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर हमारे पास ये सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करती है। अगर आप सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज करेंगे तो आपके पास के की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जैसे ये अभी हमने एसआई यूनिट्स में एसआई सिस्टम में ये वैल्यू लिखी हुई है। अगर यहाँ पे हम सीजीएस ले आते हैं या एफपीएस सिस्टम ले आते हैं तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। दूसरी बात, दूसरा फैक्टर जिस पे के की वैल्यू डिपेंड करती है, मीडियम बिटवीन चार्जेस। दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम रखा हुआ है उसकी वजह से ये के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे इस केस में दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस या वैक्यूम था, जिसकी वजह से परमिटिविटी की वैल्यू ये थी और फिर के की वैल्यू आपके पास ये बनी। लेकिन अगर हम इन दो चार्जेस के दरमियान कोई और मटेरियल ले आते हैं तो उससे आपके पास ये परमिटिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से के की वैल्यू आपके पास चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब अगर हम दो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम के अलावा कोई मटेरियल रख देते हैं, कोई मटेरियल मीडियम ले आते हैं, तो फिर हमारे पास कूलम लॉ क्या हो जाएगा? फिर हम यानी कि अगर अदर देन वैक्यूम हो फिर कूलम लॉ क्या बन जाएगा? फिर कूलम लॉ होगा एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन वो जो मीडियम अभी हमने रख लिया उसकी परमिटिविटी होगी इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी असल में जिसको हम एप्सिलॉन R से डिनोट करते हैं, ये इक्वल होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि ये दो परमिटिविटीज़ की रेशो होती है, एक परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब अगर यहाँ से हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकालना चाहें तो एप्सिलॉन नॉट जो कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है लेफ़्ट साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम बन जाएगी एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये टर्म या ये वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में यूज़ करें इस एप्सिलॉन की जगह, तो हमारे पास ये बन जाएगा एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, या फिर मज़ीद सिंप्लीफाई करें एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/, एप्सिलॉन आर बाय कॉमन ले लेते हैं और ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब अगर हम ये देखें, ये जो फैक्टर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये भी पीछे हमने डिस्कस किया था, ये असल में F था। कौन सा F? जब दो चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम नहीं रखा हुआ था, यानी कि वैक्यूम थी या फ्री स्पेस थी, तो ये वो F है। तो हमारे पास रिलेशन क्या बन गया, F मीडियम इज इक्वल टू 1/, एप्सिलॉन आर टाइम्स F। यानी कि जब हमने एक मीडियम ले आए दो चार्जेस के दरमियान, फिर जो फोर्स होगी उन दो चार्जेस के दरमियान, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन होगी, वो 1/, एप्सिलॉन आर टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, 1/, एप्सिलॉन आर टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास रिलेशन बन जाता है जब दो चार्जेस के दरमियान कोई भी हम मीडियम इंसर्ट कर दें। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें, हमने कहा रिलेटिव परमिटिविटी असल में रेशो होती है दो परमिटिविटीज़ की। इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी यूनिट लेस है, क्योंकि जो भी आपके पास रेशो होती है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इस तरह जैसे आपके पास स्ट्रेन आ गया, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, इनकी आपके पास यूनिट नहीं होती। तो यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, यूनिट लेस है। अगर रिलेटिव परमिटिविटी यूनिट लेस है तो इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी फिर डायमेंशन लेस भी है, डायमेंशन लेस। ये दो पॉइंट्स याद रखने, अक्सर ईटा में पूछे जाते हैं, या इसका यूनिट पूछ लिया जाएगा या फिर डायमेंशन पूछी जाएगी। तो ना ही इसका कोई यूनिट होता है और ना ही इसकी डायमेंशन होती है। रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होती है। यानी कि अगर हम कहें कि फ्री स्पेस या फिर जिसको हम वैक्यूम कहेंगे, उसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है। तो जब हम फ्री स्पेस या वैक्यूम की बात करेंगे तो यहाँ पे भी हम क्या पुट कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट जब कैंसिल हो जाएगा, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम की कितनी होती है, 1 होती है। रिलेटिव परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम इज इक्वल टू 1 होती है। लेकिन फ्री स्पेस के अलावा अदर देन वैक्यूम कोई और मटेरियल ले आते हैं चार्जेस के दरमियान, अदर देन वैक्यूम, फिर रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम इज इक्वल टू 1 होती है, और अदर देन वैक्यूम या फ्री स्पेस रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। ये दो बातें याद रखनी है ईटा के हवाले से। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है। कूलम्स लॉ की पहली लिमिटेशन है कि कूलम लॉ इज ओनली एप्लीकेबल ऑन पॉइंट चार्जेस। यानी कि ये जो कूलम लॉ है हमारे पास, या ये जो फॉर्म है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के ऊपर एप्लीकेबल है। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, ऐसे चार्जेस या ऐसा चार्ज जो हम किसी सर्टन रेफरेंस पॉइंट पे लें, यानी कि ऐसा चार्ज जिसकी डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन ना हो, जिसका कोई भी साइज ना हो, वॉल्यूम ना हो, तो उसको हम पॉइंट चार्ज कहेंगे। यानी कि जीरो डायमेंशनल चार्जेस कॉल्ड पॉइंट चार्ज। लेट हमने ये चार्ज P पॉइंट पे ले लिया, ये एक चार्ज Q पॉइंट पे ले लिया, तो ये पॉइंट चार्जेस होंगे। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास R हो जाएगा। अगर पॉइंट चार्जेस नहीं होते, लेट सपोज अगर हमारे पास पॉइंट चार्जेस नहीं है, फर्स्ट करते हैं, चलें ये एक पॉइंट चार्ज है, लेकिन इस साइड जो हमने चार्ज लिया हुआ है वो किसी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, किसी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट। अब अगर हम इन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें इनके दरमियान डिस्टेंस देखना पड़ेगा। अब वो डिस्टेंस जो कि R से यहाँ पे डिनोट किया था, वो डिस्टेंस
हम इस पॉइंट से यहाँ तक लें या इस पॉइंट से यहाँ तक लें, इस पॉइंट से यहाँ तक लें, कौन सा डिस्टेंस लें, तो यहाँ पे हमें इशू आएगा। यानी कि चार्जेस हमारे पास कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। दो चार्जेस को हम ट्रीट कर सकते हैं एज अ पॉइंट चार्जेस अगर उनके दरमियान डिस्टेंस उनके साइज से मच ग्रेटर हो, फिर वो हमारे पास एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेंगे। यानी कि ये पार्ट अगर बहुत दूर चला जाता है तो ये दूर एक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा हमारे पास। तो ये कूलम्स लॉ की पहली लिमिटेशन है। कूलम्स लॉ की दूसरी लिमिटेशन, कूलम लॉ इज ओनली एप्लीकेबल ऑन स्टैटिक चार्जेस या फिर स्टेशनरी चार्जेस, यानी कि ऐसे चार्जेस जो रेस्ट पे उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन हम कूलम्स लॉ से देख सकते हैं। मूविंग चार्जेस के लिए कूलम लॉ एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे रीज़न क्या बन जाती है, यहाँ पे भी रीज़न यही आती है कि जब चार्जेस मूव कर रहे हैं या वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं या वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो वेरी करेगा, उससे उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन है वो वेरी करेगी। तो हम एट एनी इंस्टेंट उस फोर्स को मेजर नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर आपके पास दो चार्जेस रेस्ट पे हैं, उन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्जन हम देख सकते हैं। ये आज का टॉपिक था। अब इससे रिलेटेड कुछ ईटा के एमसीक्यूज देखते हैं। पहला एमसीक्यू है जो 2007 मेडिकल के टेस्ट में आया था। ये एमसीक्यू क्या कह रहा है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज हाफ द कूलम्स फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। लेट अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल सर्टन पॉइंट पे पड़े हुए थे, अब हम ये करते हैं उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम हाफ कर देते हैं, पहले के मुकाबले में हाफ कर देते हैं। तो अब फोर्स कितनी हो जाएगी, तो देखें हमें पता है फोर्स इन्वर्सली रिलेटेड होती है आर स्क्वायर के साथ, यानी कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके साथ। अब अगर हम आर की जगह अगर हम हाफ ऑफ आर स्क्वायर कर देते हैं, तो हाफ आर का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे आर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। तो 4 जब थर्ड प्लेस से फर्स्ट प्लेस पे जाएगा, फोर्स पहले के मुकाबले में 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारे पास डी आता है, 4 टाइम्स। दूसरा एमसीक्यू है, द कूलम्स फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन एयर इज 2 न्यूटन। द कूलम फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस इन इंसुलेटिंग मीडियम हैविंग रिलेटिव परमिटिविटी इज 3.8। कहते हैं कि दो चार्जेस हैं, जब उन दोनों चार्जेस के बिटवीन एयर थी उस टाइम फोर्स 2 न्यूटन थी। लेट अब उन दो चार्जेस के दरमियान एक मीडियम ले आते हैं जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 3.8 है। अब बताएं फोर्स कितनी हो जाएगी। बहुत ही आसान एमसीक्यू है। हमने पीछे रिलेशन पढ़ा था, एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/εr टाइम एफ। तो ये एफ पहले है जब आपके पास नॉर्मली वैक्यूम होता है या एयर की रिलेटिव परमिटिविटी भी तकरीबन 1 के करीब होती है। तो इसको एयर को या वैक्यूम को हम सेम ही कंसिडर करते हैं। तो इस केस में ये एफ पहले वाला एफ है जो कि 2 न्यूटन है। हमने अभी फोर्स फाइंड करनी है जब रिलेटिव परमिटिविटी कितनी हो गई है 3.8, यानी कि कोई ऐसा मीडियम रखा है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 3.8 थी। तो बहुत ही सिंपल है, एफ मीडियम आपके पास आ जाएगा जब रिलेटिव परमिटिविटी की जगह आप 3.8 पुट करेंगे और एफ की जगह क्या पुट करेंगे 2। तो ये क्या हो रहा है आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 3.8। तो देखें आपके पास नोमिनेटर स्मॉल है और डिनोमिनेटर ग्रेटर है। तो इस केस में आंसर जो है वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसमें राइट ऑप्शन आ रहा है 0.53, क्योंकि बाकी जो 3 ऑप्शन है उनमें 0 पॉइंट वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो यही राइट ऑप्शन हो सकता है।
थर्ड एमसीक्यू है, अ चार्ज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स Q and Q minus Q and separated by distance R. The force of repulsion between them will be maximum when. कहते हैं लेट हमारे पास एक चार्ज था, लेट हमारे पास एक चार्ज था, कहते हैं लेट हमारे पास चार्ज था। अब वो चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेट कोई भी एक चार्ज था, ठीक है। हम ये करते हैं उस चार्ज को डिवाइड कर देते हैं, उस चार्ज को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब हमारे पास दो चार्ज हो गए नेचर में, अब वो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव ही होंगे, वो पहले वाले चार्ज पे डिपेंड कर रहा है कि वो क्या था, पॉजिटिव था या नेगेटिव था। अब वो दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो मैक्सिमम कब होगी। अब हमें ये पता है कि जो फोर्स होती है दो चार्जेस के दरमियान वो Q1 Q2 ओवर R² होती है। डिस्टेंस की यहाँ पे बात नहीं हो रही, जस्ट उन चार्जेस की बात हो रही है। अब अगर इस फार्मूले के मुताबिक देखें तो फोर्स मैक्सिमम कब होगी, जब इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। के तो चलें कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। आर की बात यहाँ पे नहीं हो रही कि कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, जस्ट चार्ज की बात हो रही है। तो इनका प्रोडक्ट जब मैक्सिमम होगा तो फोर्स तभी मैक्सिमम होगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट हमारे पास एक चार्ज था 10 कूलम, एक चार्ज था 10 कूलम। हम इस 10 कूलम चार्ज को डिवाइड करते हैं। लेट 9 कूलम अलग कर लेते हैं, 1 कूलम अलग कर लेते हैं। लेट हम 8 कूलम अलग कर लेते हैं, 2 कूलम अलग कर लेते हैं। लेट हम 7 कूलम अलग कर लेते हैं, 3 कूलम अलग कर लेते हैं। यानी कि इस तरह इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम 6 कूलम और 4 कूलम, या फिर 5 कूलम और 5 कूलम, या फिर वही 4 कूलम और 6 कूलम, और इस तरह 3 कूलम 7 कूलम, 2 कूलम 8 कूलम और 1 कूलम 9 कूलम। अब अगर हम इसको देखें, यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट देखें, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट आ रहा है 9, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16 आ रहा है, 21 आ रहा है, 6 को 4 से करें 24 आ रहा है, 5 को 5 से करें 25 आ रहा है, और फिर 24। अब इन सारे केसेस में प्रोडक्ट कब आपके पास मैक्सिमम आया है, ये देखें यहाँ पे प्रोडक्ट मैक्सिमम आया है। ये कब मैक्सिमम हुआ है, जब हमने 10 कूलम चार्ज को हाफ किया है, 5 कूलम एक साइड 5 कूलम दूसरी साइड, उस टाइम प्रोडक्ट क्या आया है, मैक्सिमम आया है। तो इसका मतलब हमारा जो चार्ज होगा जब हम उसको हाफ करेंगे, जब हम उसको हाफ करेंगे उस टाइम फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये राइट ऑप्शन है, यानी कि इनिशियल चार्ज का जब हम हाफ करेंगे तो फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी। एमसीक्यू नंबर 4 है, देयर आर 2 चार्जेस 1 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम, द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी। कहते हैं हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक है 1 माइक्रोकूलम और एक है 5 माइक्रोकूलम। दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। कहते हैं उन फोर्सेस की रेशो क्या होगी, उन फोर्सेस की रेशो क्या होगी। क्या छोटा चार्ज, क्या बड़ा चार्ज की वजह से छोटे चार्ज के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगी और छोटे की वजह से बड़े के ऊपर कम लगेगी। यानी कि रेशो क्या होगी, 5:1 होगी, 8:1 होगी, 16:1 होगी या 1:1 होगी। तो ये एमसीक्यू बहुत ही ईजी एमसीक्यू है। हमने पीछे बात की थी जब हमने कूलम्स लॉ पढ़ा, तो हमने ये कहा था कि ये जो फोर्सेस होती हैं, जो दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर लगा रहे होते हैं, ये असल में एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होती हैं। ये एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, और एक्शन रिएक्शन पेयर के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, इसका मतलब उनकी जो रेशो होती है वो सेम होती है, यानी कि 1:1 होगा। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे जो प्रीवियस ईटा के पेपर्स में कूलम्स लॉ से रिलेटेड पूछे गए थे। ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू।